वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोव्स के बारे में एंड कलाकदल के बारे में। तो ग्लोव्स की बात करें, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लडिंग की बात यहाँ पे हो रही है एंड कलाकदल जिसने रिसेंटली यहाँ पे केरला के कोस्ट को हिट किया। दोनों ही बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट रिसेंटली इसकी अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों ही इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो अब ग्लोव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इसके डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वॉल ब्रीच वाला एरिया जो ये मार्क कर रही हूँ मैं, ये वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, या लेक ओवरफ्लो वाले एरिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रंटल मोरेन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल मोरेन वाले एरिया में अब आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब आप हिमालयन रिवर्स पढ़ते हैं हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि जो रिवर है उसका सोर्स मेजरली हमें पता है क्या होता है, ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर में पानी तो एकदम से अब नहीं आप देखते हैं कि पिघलेगा, है ना। तो वो पानी कहीं पे इकट्ठा होता है, उस वजह से रिवर की फॉर्मेशन होती है। तो वो पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं, ठीक है। बट इसका रिवर सिस्टम से आज कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिवर सिस्टम है वो अपना एक प्रॉपर वे आउट आप कह सकते हो, जो रिवर का हमारे पास कोर्स है वो डिसाइडेड रहता है, वो टाइमली चेंज भी होता रहता है एंड ओवर द टाइम एक फॉर्म होता है। वेराज जब हम ग्लेशियर लेक्स की बात करते हैं तो ये ऐसी जगह पे पानी डिपॉजिट होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत हाइट पे पानी यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, बट उस पानी को निकलने की जगह कहीं पे नहीं है। बट इन केस अगर वो पानी निकलता है तो वो इतनी तबाही यहाँ पे मचाएगा कि वो एक तरह से फ्लड ही कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि कोई कोर्स हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो जहां पे ये पानी अब जमा होता है ग्लेशियर्स का, दैट इज ऑन लूज सॉइल बेसिकली। तो एक बहुत ज़्यादा डेंजर यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन आप कह सकते हो प्रिवेल करती है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इस डायग्राम को ही देखते हैं तो सपोज कीजिए ग्लेशियर लेक है ना, ये दिस इज अ ग्लेशियर एंड ग्लेशियर लेक जो है वो फॉर्म हो गई है। तो अब जो मोरेन वाला एरिया है, फ्रंटल मोरेन वाला एरिया है, या तो वो एरिया अगर टूट जाए, उसमें क्रैक्स आ जाए, ठीक है, तो पानी तो एकदम से निकलेगा, है ना। तो सडनली पानी की वजह से फ्लड्स आएंगे। आफ्टर दैट अगर वो नहीं होता है, फ्रंटल मोरेन नहीं टूटता है, तो इन दैट केस अगर एवलांच आ जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है इन केस ऑफ द हिमालयाज, है ना। तो उसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन से एरिया को इम्पैक्ट करेगा, वो भी प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उस सभी, या आप कह सकते हो अपर एरिया का पानी, डेब्री, एवरीथिंग अगर वो आकर गिर जाता है इस ग्लेशियर लेक के अंदर, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट के तौर पे वो पानी जो है उसका लेवल राइज होगा। तो हो सकता है वो ब्रीच का एक कारण बने। ये वॉल भी ब्रीच हो सकती है क्योंकि प्रेशर भी पड़ेगा उस एरिया के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज सॉइल के ऊपर है ना। तो इस वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास फ्लडिंग हो सकती है ऑफ द ग्लेशियर लेक्स। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्लोव्स का। तो अब आपको कुछ टर्म्स जो है इसके लिए ध्यान में रखनी है ग्लोव्स को लेकर। पहले तो इसकी अब फुल फॉर्म, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, एंड ये एक डिजास्टर इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक अब्रप्ट डिस्चार्ज ऑफ वाटर होता है एंड ये वाटर का डिस्चार्ज होता है ग्लेशियर लेक से। ग्लेशियर लेक क्या होती है? लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं जो कि ग्लेशियर के किसी भी एरिया में एग्जिस्ट कर सकती हैं। एंड ये जो लेक्स हैं ऑलरेडी अगर आप देखें मोस्टली डैम्ड होती हैं एंड अनस्टेबल आइस या सेडिमेंट के ऊपर बनती हैं, या लूज रॉक या डेब्री के ऊपर बनती हैं। अब पानी कहीं पे भी खड़ा हो सकता है ग्लेशियर का, तो वहां पे ग्लेशियर लेक बन गई, बट वो सेंसिटिव जोन बन जाते हैं। एंड केदारनाथ 2013 का जो हम इवेंट देख रहे हैं, चमोली की बात करते हैं 2021 में जहां पे फ्लैश फ्लड्स हुए थे, एंड सिक्किम में 2023 अक्टूबर रिसेंटली, तो ये सब का सब ग्लेशियर लेक्स की वजह से ही हुआ था एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एंड व्हेन इट कम्स टू उत्तराखंड, जहां पे हम देखते हैं मोस्टली इंडिया की जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं उनके ग्लेशियर सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर ही। तो अब उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो अब थोड़ी सी सहमी हुई है। क्यों? क्योंकि एनडीएमए ने, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने कार्व आउट किए हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 188 ऐसी ग्लेशियर लेक्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से सोलली 13 ही उत्तराखंड के अंदर है, और वो बड़ी बड़ी लेक्स हैं, ठीक है। कुछ नेम्ड है, कुछ अननेम्ड है। तो गवर्नमेंट जो है उसको भी अलर्ट रहना है कि आने वाले मॉनसून टाइम पे, जो कि केटर कर सकता है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, है ना, तो उसके लिए अब तैयार रहना है सरकार को, जिस वजह से वो चिंता में है। एंड एनडीएमए ने ये 13 में से 5 ऐसी लेक्स हैं जो ग्लेशियर लेक्स हैं, उनको कैटेगरी ए के रिस्क में डाला, राइट। यानी कि सबसे सेंसिटिव जोन है वो, ए, बी और सी में तीनों एरियाज में डिवाइड किया गया है इन ग्लेशियर लेक्स को। तो आउट ऑफ 13 5 ऐसी लेक्स हैं जो कि अब कैटेगरी ए में फॉल करती हैं। कौन सी लेक है? मबन लेक है, ठीक है, प्योंगरू लेक है, देन अनक्लासिफाइड लेक है जो कि डरमा बेसिन के अंदर है, एंड अनऑथराइज्ड क्लासिफाइड लेक्स हैं 2 या 3 जगहों पे,
ठीक है, तो ये सब के लिए अब सरकार को यहाँ पे विजिलेंट होने की ज़रूरत है। तो सिक्किम में भी ऐसे ही फ्लड आए थे। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखते हैं उत्तराखंड के अलावा जो हमारे पास साउथ ईस्टर्न तिब्बत वाला एरिया है, जो कि मोस्टली इंडिया के पास अगर जितना भी एरिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही सेंसिटिव जोन या आप कह सकते हो ग्लेशियर लेक्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू हाइट। एंड यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ग्लेशियर्स का हमें पता है मेल्टिंग रेट बढ़ गया है, एंड इसी वजह से ग्लेशियर्स फास्टर रेट पे मेल्ट करेंगे, और भी ज़्यादा फॉर्मेशन होगी यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स के, एंड फ्लडिंग के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्लेशियर लेक्स। अब हम कलाकदल की बात करते हैं। तो कलाकदल ने रिसेंटली अब केरला के कोस्ट को यहाँ पे हिट किया है, ठीक है। तो कलाकदल की जब हम बात करते हैं, इसको हम तो सुनामी के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं, बट ये सुनामी से डिफरेंट रहता है, वो भी हम देखेंगे कैसे। तो कलाकदल को हम देखें, कीवर्ड सबसे पहले तो कोस्टल फ्लडिंग इसको बोला जाता है, एंड प्री मॉनसून के टाइम पे जनरली हमेशा ही होती है। बट वन थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज़ दैट कि जनरली अगर हम देखें तो प्री मॉनसून टाइम पे ये इंडियन ओशन के एरिया में जनरली होती है, बट जो इस बार कलाकदल हिट किया है वो साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ से इंडिया की तरफ आया है, जो कि 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से दूर है, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ अकरेंस 10,000 किलोमीटर दूर है और उसका इम्पैक्ट इंडिया में इतना ज़्यादा पड़ा है ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ द डिफरेंस रेगुलर और अभी के बीच में, ठीक है। एंड इनको हम स्वेल वेव्स भी बोलते हैं, एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे जनरली हम देखते हैं कि ये होता है। आफ्टर दैट अगर हम कला की बात करें तो इसको थीफ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, एंड कदल को हम बोलते हैं सी। तो अब इसको हम कला कदल बोलते हैं, दैट इज थीफ ऑफ द सी। एंड इसी टर्म को कला कदल को यूनेस्को ने भी अब फॉर्मली एग्री किया था कि हाँ हम इसको मान लेते हैं, एंड 2012 में इसे एक्सेप्ट किया गया एज अ नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड टर्म यूनेस्को ने, ठीक है। तो कलाकदल ये है, एंड बेसिकली ये अब फॉर्म किस वजह से होता है, या तो हरिकेन्स की वजह से, या जब हम बोलते हैं कि हमारे पास बहुत हाई इंटेंसिटी यहाँ पे विंड्स बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गेल विंड्स बोलते हैं, ठीक है। कि बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बन गया है जिस वजह से बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो रही है, एंड फाइनली हमारे पास गेल विंड्स बन गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कलाकदल के टाइम पे कि जो पानी है उसमें एनर्जी ट्रांसमिट करता है, एयर के थ्रू हो जाती है, एयर के थ्रू होती है। हरिकेन्स के लिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें कि अब ट्रॉपिकल फिनोमिना है हरिकेन्स की, जब हम बात करते हैं तो हरिकेन की एक आई होती है हमारे पास। फाइनली अब क्या होता है कि कंडेंसेशन जो है, इवापोरेशन होती है, इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन से हमारे पास क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। साइड से हम देखते हैं कि हॉट वार्म एयर जो है वो भी राइज कर रही है, कोल्ड एयर वो भी फॉल कर रही है, मॉइस्चर कट हो नहीं रहा है, एंड देन काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास स्टॉर्म की रोटेशन होती है, हरिकेन की फॉर्मेशन होती है। अब क्यों, क्योंकि नेचुरली मॉइस्चर जो है सी वाले एरिया में हरिकेन को मिलता ही रहा है और लो प्रेशर एरिया टाइमली क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जिस वजह से अब क्या हरिकेन की फॉर्मेशन हो रही है। तो उस टाइम पे जो विंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, अब वो हवा से वही एनर्जी जो है, पावर जो है वो चैनलाइज करते हैं, कहाँ पे, वाटर के अंदर चैनलाइज होती है। गेल विंड्स भी इसी तरीके से ऑलमोस्ट काम करती हैं। तो इसी वजह से अब क्या होता है कि ये पानी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी एयर के थ्रू जाती है कि उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए कि 10,000 किलोमीटर तक भी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। दैट इज़ कलाकदल। तो बेसिकली इस बार वाला कलाकदल, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इस बार वाला कलाकदल जो है साउथ अटलांटिक की वजह से उसका इम्पैक्ट आया था, बट जनरली मानसून के टाइम पे हमारे पास हम देखते हैं कि इंडियन ओशन वाले रीजन से ये इम्पैक्ट जनरली आने को दिखने को मिलता है हमें, बट इस टाइम पे यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन से ये इम्पैक्ट देखने को मिला था, ठीक है। दैट इज़ रिटन है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे वेव्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं, एंड इस वजह से जो स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दैट इज़ कलाकदल। सो आई होप ये आपको टर्म्स या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।